क्या वो हिंदुस्तान की अफसरशाही का ही कोई व्यक्ति था जिसने दाऊद इब्राहिम की भारत वापसी की राह को मुश्किल किया? ये शुबहा हम नहीं कर रहे हैं, ये मुल्क के तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का दावा है, जिसे उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में दर्ज किया है। दर्ज और भी बहुत कुछ है, सब तफसील से सुनाएंगे आपको आडवाणी से जुड़े वो किस्से बताएंगे जो अब तक पॉपुलर नैरेटिव से कुछ बाहर रहे हैं, जैसे कि आडवाणी और बेनजीर की लंच पर हुई मीटिंग में क्या हुआ और इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी कैसे पहली बार अध्यक्ष बने। नमस्ते, सौरभ नाम है मेरा और आपके इस शो का नाम है किताबी बातें, जिसमें होती हैं रोज़ की एक किताब और उससे जुड़े मज़ेदार किस्से। इसी कड़ी में आज की किताब है लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा मेरा देश मेरा जीवन, छापा है प्रभात प्रकाशन। शुरू करते हैं तब से जब आडवाणी एनडीए की सरकार में गृह मंत्री थे। वो इस दौरान एक आधिकारिक अमेरिकी दौरे पर गए। वहां उन्होंने विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कोंडोलीजा राइस से मुलाकात की। दोनों से कहा कि यदि बुश प्रशासन मुशर्रफ पर दबाव डाल सकता है कि 9/11 के आतंकियों को पाकिस्तान से बाहर निकाला जाए, तो भारत भी अमेरिका से ये उम्मीद रखता है कि वो दाऊद इब्राहिम पर मुकदमा चलाने के लिए पाकिस्तान पर भारत के लिए वैसा ही दबाव डाले। दाऊद इब्राहिम पर साल 1993 के मुंबई बम धमाकों में शामिल होने का आरोप था, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। आडवाणी बताते हैं कि इसके बावजूद दाऊद इब्राहिम पर पाकिस्तान की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल आंख मिचौली होती रही। अमेरिकियों से बातचीत में आश्चर्यजनक रूप से उन्हें उत्साह की कमी दिखाई दी। जब अमेरिका की तरफ से बयान आया कि उनके पास इस मुद्दे पर पाकिस्तान को बाध्य करने की शक्ति नहीं है, तो आडवाणी ने विरोध करते हुए अमेरिकी उप विदेश मंत्री रिचर्ड आर्मिटेज से कहा, पाकिस्तान किसी भी स्थिति में अमेरिकी आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता। आखिरकार अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ने के आपके दबाव के आगे मुशर्रफ झुक गए थे। अलकायदा के 500 आतंकियों को अमेरिका के हवाले करवाने में आपकी शक्ति स्पष्ट दिखाई दी थी। पाकिस्तान आपके कहे को अनसुना नहीं कर सकता, क्योंकि वो आप पर बहुत अधिक निर्भर है। आडवाणी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस पूरी बातचीत में अफसरशाही से जुड़े किसी एक व्यक्ति के खलल डालने का संदेह भी जताया है। इस बात से वो काफ़ी परेशान हो गए, लेकिन अंत तक ये गुत्थी अनसुलझी ही रही। आज साल 2023 तक भी दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान वापस नहीं आ पाया है। आडवाणी ने इस बात को गृह मंत्री रहते हुए अपनी असफलता माना है। पर जीवन सिर्फ शोक गान तो नहीं होना चाहिए ना, इसलिए एक किस्सा वो भी जब आडवाणी पहली दफ़ा 3-4 लोगों के ऑफर ठुकराने के बाद पार्टी के अध्यक्ष बने। फरवरी 1968 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बाद अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के अध्यक्ष थे। 1971 के चुनाव के बाद ही वो पद छोड़ना चाहते थे। साल 1972 की शुरुआत में ही उन्होंने आडवाणी से कहा कि आप अब इस पार्टी के अध्यक्ष बन जाइए। आडवाणी ने शुरू में नानुकुर की, तो अटल का जवाब आया कि कहा उन्होंने कि मैं इस पद पर अपना 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुका हूं, अब समय है कि कोई नया व्यक्ति दायित्व स्वीकार करे। आडवाणी ने अपनी सीमा जाहिर की कि अटल जी, मैं किसी जनसभा में भाषण भी नहीं दे सकता हूं, फिर मैं पार्टी अध्यक्ष कैसे हो सकता हूं। दरअसल आडवाणी उन दिनों जनता के बीच बोलने में भी पटु नहीं थे, और वो ये भी स्वीकार करते हैं कि उनके अंदर इस ग्रंथि के पनपने का एक बहुत बड़ा कारण अटल के साथ उनका निकट संपर्क था, जो अपनी जादुई भाषण कला से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते थे। लेकिन जब अटल जी ने जोर देकर कहा, लेकिन अब तो आप संसद में बोलने लगे हैं, फिर ये संकोच कैसा? तो आडवाणी बोलते हैं, संसद में बोलना एक बात है और हजारों लोगों के सामने भाषण देना अलग बात है। अटल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि तो दीनदयाल जी भी वक्ता नहीं थे, लेकिन लोग उन्हें बहुत ही ध्यान से सुनते थे, क्योंकि उनके शब्दों में गहन चिंतन मौजूद रहता था। इसलिए पार्टी को नेतृत्व प्रदान करने के लिए बहुत बड़ा वक्ता होना आवश्यक नहीं है। फिर भी आडवाणी नहीं माने। इसके बाद शुरू हुई दूसरे व्यक्ति की तलाश। अटल बोले, दूसरा व्यक्ति कौन हो सकता है? आडवाणी ने जवाब दिया, राजमाता क्यों नहीं। विजया राधे सिंधिया को ग्वालियर की राजमाता के रूप में जाना जाता था। अपने पति की मृत्यु के बाद सन 1962 में कांग्रेस की टिकट पर वो सांसद बनी थी। 5 साल के बाद अपने सैद्धांतिक मूल्यों का हवाला देकर वो कांग्रेस छोड़कर जनसंघ में शामिल हो गए। अटल उनके सुझाव से सहमत हो गए और दोनों जन राजमाता को जनसंघ अध्यक्ष मनाने के लिए उसके उद्देश्य से ग्वालियर गए। आडवाणी लिखते हैं कि वास्तव में उन्हें काफी मनाना पड़ा, किंतु अंततः वे मान गए। दोनों ने राहत की सांस ली और धन्यवाद दिया है। लेकिन यहाँ एक पेंच था। राजमाता ने कहा कि अपनी अंतिम स्वीकृति के लिए उन्हें 1 दिन का और समय देना होगा।
उसी दिन वे मध्य प्रदेश के उस छोटे से नगर दतिया गईं, किंतु दूसरे दिन वापस लौटकर उन्होंने समाचार सुनाया मेरे श्री गुरुजी ने इसकी अनुमति नहीं दी। दोनों ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। अटल ने पूछा ये बात आडवाणी से, तो आडवाणी ने नाम सुझाया, हम लोग महावीर जी को क्यों नहीं मनाते हैं। स्वतंत्रता सेनानी भाई परमानंद के पुत्र डॉक्टर भाई महावीर जनसंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उस समय राज्यसभा के सदस्य थे। अटल इससे सहमत हो गए और वो दोनों जगन्नाथ राव जोशी के साथ महावीर से मिलने उनके पंत मार्ग नई दिल्ली स्थित निवास पर गए। बिना किसी अधिक मान मनोबल के वे सहमत हो गए। जैसे ही दोनों अपने मिशन की सफलता पर राहत महसूस करने लगे कि महावीर ने कहा, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, इस संबंध में अपनी पत्नी से सलाह करना चाहूँगा। वे घर के अंदर गए और कुछ समय बाद लौटे और बोले, मेरी पत्नी इससे सहमत नहीं है। जब वे दोनों उनके घर से बाहर निकले तो अटल तब तक उकता चुके थे। आडवाणी से बोले, अब और असफल प्रयास नहीं करने हैं, अब आपके पास विकल्प नहीं है, बल्कि जो मैं कहता हूं उस पर हाँ कहना है। इस प्रकार औपचारिक रूप से आडवाणी को दिसंबर 1972 में जनसंघ का अध्यक्ष चुना गया। अब बात आडवाणी और पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की लंच पर हुई एक मीटिंग की। ये साल 2001 की बात है, जब बेनजीर लंच पर आडवाणी के घर आई थी। उन्हें पता चला कि वो मजाकिया स्वभाव की महिला हैं और उन्हें चुटकुले सुनना पसंद है। उन दिनों इंटरनेट चुटकुलों का प्रमुख स्रोत बन रहा था, या कह सकते हैं कि बन चुका था, और ऐसे अनेक चुटकुले थे जिनमें भारत और पाकिस्तान के नेताओं को लेकर मौज ली गई थी। आडवाणी ने अपनी बेटी प्रतिभा को बुलाया, जो चुटकुले सुनाकर घर आए मेहमान को खुश करने में कभी चूकती नहीं थी। वो बोले, तुम बेनजीर को उनके बारे में वही चुटकुला क्यों नहीं सुनाती। प्रतिभा ने माहौल देखा और पिता की बात का मान रखते हुए आगे बोली, एक बार वाजपेयी से मिलने नवाज शरीफ दिल्ली आए। डिनर के बाद वाजपेयी ने शरीफ से कहा, तो नवाज साहब, मैं नहीं जानता कि आप अपनी कैबिनेट के सदस्यों के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मेरी कैबिनेट के सभी सदस्य प्रतिभाशाली और समझदार हैं। आप कैसे जानते हैं? शरीफ ने पूछा। ओह, बड़ा आसान तरीका है। वाजपेयी ने कहा, मंत्री बनने से पहले उन्हें विशेष परीक्षा देनी पड़ती है। अच्छा, एक सेकंड रुकिए। उन्होंने आडवाणी को बुलाया और पूछा, आडवाणी जी जरा बताएं, आपके माँ बाप का ऐसा बच्चा कौन सा है जो आपका न भाई है न बहन। आडवाणी तपाक से जवाब देते हुए बोले, ओह, ये तो बड़ा आसान सवाल है, ये तो मैं हूँ। बहुत अच्छे आडवाणी जी, वाजपेयी बोले। शरीफ बहुत प्रभावित हुए। जब वे इस्लामाबाद लौटे तो कैबिनेट के सदस्यों की बुद्धिमत्ता पर हैरान थे। उन्होंने अपने कैबिनेट सचिव को भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी के यहाँ डिनर पर हुई बातचीत सुनाई था उन्हें किसी विशेष मंत्री की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए कहा। कैबिनेट सचिव ने उस मंत्री को बुलाया और बोले, प्रधानमंत्री ने आपसे ये सवाल पूछने के लिए कहा है कि आपके माँ बाप का ऐसा कौन सा बच्चा है जो ना आपका भाई है ना बहन। मंत्री सोचता रहा पर जवाब नहीं दे पाया। कहा, मुझे इस पर सोचने का मौका दें, मेहरबानी करके प्रधानमंत्री को बता दें कि मैं कल तक जवाब दे दूंगा। बेशक। कैबिनेट सचिव ने कहा, आपको 24 घंटे का समय दिया जाता है। मंत्री चला गया तथा जितना सोच सकता था सोचा। उसने अपने मुख्य सचिवों को बुलाया, संघ सचिवों को बुलाया, लेकिन इस सवाल का कोई हल नहीं निकाल पाया। 20 घंटे बाद मंत्री की पेशानी पर चिंता के बल थे, क्योंकि उनके पास अभी तक कोई जवाब नहीं था और अब सिर्फ 4 घंटे बचे थे। आखिरकार मंत्री ने फैसला किया, मैं ये सवाल बेनजीर से पूछूंगा, वो काफ़ी चतुर हैं, वे इसका उत्तर ज़रूर जानती होंगी। उन्होंने बेनजीर को फ़ोन किया, मोहतरमा, मुझे इस सवाल का जवाब दें कि आपके माँ बाप का ऐसा कौन सा बच्चा है जो आपका ना भाई है ना बहन। अरे, बड़ा आसान सवाल है, उन्होंने कहा। वो तो मैं हूँ। बेशक। मंत्री खुश हो गए और कैबिनेट सचिव को फ़ोन किया, मुझे जवाब मिल गया है, वो बेनजीर भुट्टो हैं। नहीं, मंत्री साहब, कैबिनेट सचिव ने कहा, यदि आपने गलत जवाब दिया तो आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। सही जवाब है आडवाणी। प्रतिभा आडवाणी के ये चुटकुला सुनने के बाद बेनजीर अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो बोली, क्या आप मुझे इसका प्रिंट आउट दे सकती हैं? मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी और आप भी इस तरह से मुस्कुराहट ले जाएं। ये वादा रहेगा हमारा कि आपको ऐसे ही सुंदर और शानदार किस्से लगातार किताबी बातों में हम आपको सुनाते रहेंगे। आज के एपिसोड को लिखा था हमारे प्रिय साथी दीपक ने। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।